हाँ जी बेटा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके 13 और 14 कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी बोल लो आप, अकाउंटिंग के रूल्स भी बोल लो आप कभी कभी इसको प्रिंसिपल्स भी बोल लो, जो अकाउंटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखने होते हैं। अकाउंटिंग करते वक्त क्या करना है, आपने ध्यान में रखने होते हैं। ये 13 या 14 जो प्रिंसिपल्स होंगे हमारे सामने, कि इसको आप हमेशा लाइफ लॉन्ग अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान रखोगे। आप तो आप कभी भी नहीं भूल सकते अकाउंट्स के। ठीक है, मतलब आपको एज इट इज लैंग्वेज अगर याद नहीं भी है तो एटलीस्ट आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। भाई इस वाले कॉन्सेप्ट का ये मीनिंग है, इस वाले कॉन्सेप्ट का ये मीनिंग। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग विद नंबर 1। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है आपको? कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है जो आपका ऑनर है और जो आपकी मैनेजमेंट है, ठीक है, दोनों क्या अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बिजनेस। का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बिजनेस। ऑनर और उसकी मैनेजमेंट दोनों क्या है? अलग अलग है। दैट इज कॉल्ड सेपरेट कॉल्ड। ठीक है, अब जो अकाउंटिंग होती है, ऑनर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बिजनेस। अगर बड़े सेंस में बोलते हैं तो हम बोलते हैं इसको मैनेजमेंट। कंपनीज के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम? बात करते हैं, कहते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस की। अकाउंटिंग किसकी होती है? कोई भी ऑनर के ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है, तो ऑनर और मैनेजमेंट दोनों क्या है? सेपरेट है। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या हो गया आपका? दैट इज ये कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ये कंपनी लॉ। सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी होती है? सिर्फ कंपनी की होती है, ऑनर की नहीं होती है, कंपनी की। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल नहीं है। ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में कवर। दस पार्टनरशिप फर्म है सेपरेट लीगल एंटिटी, आप बोलोगे सेपरेट एंटिटी सबकी होती है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी लॉ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने बोला, मनी मेजरमेंट के बारे में बात करा। सेकंड कॉन्सेप्ट मनी कॉन्सेप्ट। अभी इसको ऐसे ही समझो जैसे साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रिटेन करने हैं आपने लाइफ लॉन्ग के लिए। ठीक है, एमएमसी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो कहते हैं अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉग्निशन करते हैं। याद है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉग्निशन करते हैं किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। बट मनी की अपनी प्रॉब्लम है बेटा। मनी की क्या अपनी प्रॉब्लम है? मनी जो है नॉट, मनी यूनिवर्सल नहीं। क्या नहीं है? यूनिवर्सल नहीं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी कंट्री में क्या है? एएस। क्या है हमारी कंट्री? AS11 क्या बताता है? जब भी आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन सिटी कहते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। फॉरेन करेंसी में लाइक से एग्जांपल मैंने यूएस से गुड्स परचेज करे, ठीक है, और पेमेंट करनी है डॉलर्स के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर देखना भी मेरी बात। ठीक है, तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट करनी है $10,000। $10,000 थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पर। बट आई हैव टू डू, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल नहीं होते, वो भी डेली बेस पे क्या होते हैं? फ्लक्चुएट। लाइक जिस दिन मैंने परचेज करा, सॉरी, जिस दिन मैंने परचेज करा किससे? क्रेडिटर से,
$10,000 परचेज करे, किसके हिसाब से? 70 के हिसाब से, ठीक है। उस दिन 70 का रेट था परचेज करते वक्त, तो कितना आ गया बेटा ये? 7 लाख। बट जिस दिन मैं पेमेंट करने गया क्रेडिटर को, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर मेरे यहाँ कितने के रिकॉर्ड है? 7 लाख। पर मान लो जिस दिन मैं पेमेंट करने गया वो कह रहे हैं मुझे $10,000 चाहिए, मैं एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ, बट बैंक के अंदर हम गए तो बैंक ने हमें उस दिन पेमेंट डॉलर दिया 71 में, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा आपका? 7,10,000। अब जो डिफरेंस आया एक्सचेंज डिफरेंस, दैट एक्सचेंज डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट, हो गया 10। अब ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? ये वाली बात AS11 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? आर यू गेटिंग माय? ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने परचेज करा होता एसेट, क्या परचेज करा होता मैंने? एसेट परचेज करा होता, ठीक है। एसेट परचेज करा, पेमेंट करने गया उस दिन, ठीक है, सेम प्रॉब्लम आई ये वाली। अब जो एक्सचेंज डिफरेंस आया वो कहते हैं वो एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? एसेट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? अब ये सब चीजें आपको कहां से पता चली मुझे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज कॉल्ड मनी। हर चीज मनी करोगी, पर मनी प्रॉब्लम है, मनी क्या टेबल नहीं है, साथ में क्या वो दैट इज यूनिवर्सल नहीं। टेबल का मतलब साथ साथ मनी की वैल्यू क्या होती है? दो प्रॉब्लम्स है मनी मेजरमेंट, दो प्रॉब्लम्स आप मेंशन। बच्चों वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे वाला कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड which can be expressed in terms of money, and all those transactions which cannot be expressed in terms of money cannot be recorded। क्लास 11 में लिख के आते थे, अब तो कुछ एक्स्ट्रा बताओ भाई, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर मेजरमेंट होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है? डिस्क्लोजर क्या होता है हमारा? चार चीज़ें होती है अकाउंट्स के अंदर, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड, बात समझ आती है? ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ये इन्होंने बोला। अब देखो, अब जो मैं बोलता हूँ ना वो यहाँ लिखा होता है, कि बस मैं आपको रीड नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट फॉर मनी इज टेकन एज अ करेंसी ऑफ रूलिंग कंट्री, ठीक है। द रूलिंग करेंसी ऑफ अ country provides common denomination for value of material object। Monetary unit though is inelastic yardstick remains indispensable part tool of that is आपका अकाउंटिंग। धन जी, तो ये इन्होंने बोला, आपको कह रहे हैं जी जिस कंट्री में आपका बिजनेस है उसी कंट्री की रूलिंग करेंसी जो है उसमें रिकॉर्ड होता है। अब इंडिया में आप क्या कहते हैं बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्या होंगे? ₹10। से फॉर एग्जाम्पल फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में अपनी सब्सिडरी कंपनी चला रही है, क्या चला रही है? अपनी सब्सिडरी कंपनी। जैसे पेप्सी कोक, तो यूएस में पेप्सी कोक है वो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग मतलब पेरेंट कंपनी है, उनकी सब्सिडरी कंपनी कहाँ पर है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, पता है, जानते हो अच्छे से, ये हिंदुस्तान कंपनी नहीं है, ये ब्रिटिश कंपनी है ये, ठीक है। तो वो क्या है? दैट इज आपका ये सब्सिडरी है इंडिया में, बट आप फॉरेन कंपनी हो, स्टिल बिजनेस कहाँ पे? आपका इंडिया में है ना, ठीक है। तो आप कहाँ क्या रिकॉर्ड करोगे? आप बिजनेस ट्रांजेक्शन ₹10 में रिकॉर्ड, सारी बातें लिखी हुई हैं। ये देखो ये सब जो मैंने बातें बोली ना, चलिए जी, आओ नेक्स्ट, आओ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने अब आपको एक नया पॉइंट सिखाया जिसके अंदर मनी मेजरमेंट के अंदर दो बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। एक तो मनी जो है नॉट वर्सल, साथ में क्या नहीं है? नॉट, नॉट यूनिवर्सल, नॉट स्टेबल। ठीक है, पीरियोडिसिटी इन्होंने क्या बोला कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोला आपको?
पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है आपका, जो बिजनेस के अंदर एक चीज हम अज्यूम करते हैं, वो अजम्पशन क्या होती है बिजनेस के अंदर, दैट इज द बिजनेस विल गो ऑन फॉर गोइंग कंसर्न। क्या होता है, अब बिजनेस कब बंद होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे अपनी परफॉर्मेंस जाननी है। परफॉर्मेंस जो जाननी है वो रेगुलर इंटरवल में जाननी है। कब जाननी है वो, रेगुलर इंटरवल में। ठीक है जी, ये चीज हो गई। हर पीरियड के एंड में, हर पीरियड के एंड में, हर पीरियड कैन बी, पीरियड क्या होता है, पीरियड कैन बी क्वार्टर, कैन बी हाफ ईयर, कैन बी ईयरली बेसिस। और मैंने बताया था आपको 15 मंथ्स तक पीरियड जाता है ये। अकाउंटिंग पीरियड क्या हो सकता है, मैक्सिमम 15 मंथ्स। क्या हो सकता है, मैक्सिमम 15 मंथ्स रियल लाइफ में, आपको पता होना चाहिए। बोल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने 1 जन को बिजनेस स्टार्ट करा अपना, फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करता हूँ, पर मैंने क्या सोचा 1 जन को बिजनेस स्टार्ट करा है, अभी कुछ हम करते नहीं है। फर्स्ट टाइम जो मैंने अकाउंट्स क्लोज करे वो कब करे, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। 1 जन 15 को स्टार्ट करा, फर्स्ट टाइम अकाउंट्स क्लोज करे 31 मार्च 16 को। कितने मंथ्स हो गए, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है आपके साथ फाउंडेशन में, आ सकता है कभी भी। कैसे फाइनल अकाउंट ट्रिक मारनी हो ना उन्हें बहुत बड़ी वाली, ऐसे कभी 15 मन के का क्या फर्क पड़ता है, एक दो नीचे पॉइंट ऐसे होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इसमें प्रीपेड कैलकुलेट करते हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको ध्यान पड़ता है। और नेक्स्ट लेवल पे तो ये तो क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट्स आ सकता है, एज्यूम्ड है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर पीरियड के एंड में, पीरियड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। हर पीरियड के एंड में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं ये भी तो एग्जांपल देता हूँ कि 31 मार्च 15 को वो अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, 1 जन से स्टार्ट करके 31 मार्च, तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। या जिस ईयर बिजनेस बंद हो रहा है मेरा, मेरा बिजनेस बंद हो रहा है से 31 दिसंबर को, अब मैं थोड़ी अकाउंटिंग पीरियड का वेट करूंगा, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक इस बार अकाउंटिंग पीरियड। जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिस ईयर में बिजनेस बंद हुआ, उस ईयर में अकाउंटिंग पीरियड क्या हो सकता है, कैन बी लेस देन 1, कैन बी लेस देन 1, पर जनरली इट इज ऑफ, आपसे पूछ सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड जो है आपका लेस देन ईयर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है, मोर देन। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम क्या निकालते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं अपनी हम परफॉर्मेंस चेक, ठीक है। बिजनेस की लाइफ हम अज्यूम करते हैं गोइंग, फॉर अ बिजनेस एंटिटी कॉजेस इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस बाय एंटिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, but textile mill last for 100 years, it is not desirable to measure performance after 100 years। आई बात समझ, 100 साल बाद थोड़ी मेजर उसकी करोगे परफॉर्मेंस। जैसे आप स्कूल के अंदर, आपकी स्कूल की लाइफ 15 साल की होती है, ठीक है, थोड़ी 15 साल तक आप ये कहते बैठ के पढ़ोगे, वहाँ 15 साल बाद बताएंगे वो आपकी परफॉर्मेंस को। एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर में आपकी परफॉर्मेंस अपडेट होती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करो आप रेक्टिफाई कर सको। ठीक है जी, बड़े आगे चलो भाई। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जी आपको अकाउंट्स की एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, इस पे क्वेश्चन पक्का आ सकता है। एज पर AS1 there are 3 fundamental accounting assumptions. As per S1 there are 3 accounting assumptions. Going concern, accrual basis, going concern, accrual basis, और कंसिस्टेंसी, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है।
आई थिंक आ भी चुका है एक बार, या मतलब आ सकता है कभी भी। ठीक है जी। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल बेसिस एंड कंसिस्टेंट, इसको प्यार से बोलता हूँ मैं CAG। क्या बोलता हूँ बेटा इसको प्यार से मैं? CAG। व्हाट इज CAG? दैट इज आपका, वैसे CAG हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो ऑडिटर है वो CAG होता है। आप भी ऑडिटर बनोगे ना, और हमारी कंट्री का सबसे बड़ा ऑडिटर क्या होता है बेटा? CAG होता है, नंबर 1। ठीक है, CAG को कौन अपॉइंट करता है? दैट इज हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट होती है वो नॉर्मल CA नहीं करता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स हो गया, GST वाला डिपार्टमेंट हो गया, ये मिनिस्ट्रीज हो गई, इनकी ऑडिट कौन करता है? CAG करता है। फिर वो रिपोर्ट कहाँ जाती है? पार्लियामेंट। रिपोर्ट कहाँ जाती है? पार्लियामेंट। CAG की फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। बोला मैंने, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। आप चेक कर लेना गूगल के ऊपर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑडिटर्स का भी ऑडिटर, ऐसे बोल सकता हूँ, ऑडिटर्स का भी, हमारी कंट्री का ऑडिटर, क्या बोल सकते हैं? हमारी कंट्री का ऑडिटर। ठीक है, हम तो कंपनीज के ऑडिटर होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड CAG। गोइंग कंसर्न क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं छोटे मोटे लोग नहीं होते। आप ये लगा लो कि हमारे पास बहुत लेवल ऑफ नॉलेज है, इनके पास है knowledge। आप समझ रहे हो चीज? वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस विल गो ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस विल गो ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देयर इज नो इंटेंशन टू, मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये तीनों के तीनों लिखने को आ सकते हैं आपके, क्लोज डाउन और स्केल डाउन दी ऑपरेशंस। आप सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपका जो आ सकता है। सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कैसे लिखना है बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी। अब जनरली जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं? गोइंग कंसर्न होते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट की वजह से जो असेट्स होते हैं, हम असेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। इसी की वजह से हम लाइबिलिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या हो गया? ठीक है जी, डन। अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, the transactions should be recorded as and when it take place। जब ट्रांजैक्शन होंगे तभी उसको रिकॉर्ड करा जाए, जब ट्रांजैक्शन होंगे तभी क्या होगा उसको। पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, नहीं है। जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड होते हैं। हालांकि कैश बेस पे भी कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं,
जब एक्सपेंस क्या हो गए, इनकर्ड हो गए। अक्रूवल का मतलब क्या हो गया, मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब एक्सपेंस क्या हो गए, इनकर्ड हो गए, तब रिकॉर्ड होते हैं, नॉट एट दी टाइम ऑफ पेमेंट। अब इससे ना थोड़ी क्लैरिटी बढ़ाता हूं मैं और आपकी आज। देखो सपोज मार्च की सैलरी है, मार्च का टेलीफोन बिल है, मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो मार्च में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ये मार्च में तो पे हो पाएगा नहीं, तो कब पे होगा, अप्रैल में। पर मार्च में रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। इनकर्ड कब हुआ, मार्च में, क्या होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग सर। तो मतलब ये नहीं है जब हम पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे, तब भी रिकॉर्ड करेंगे, तब भी डबल एंट्री। पर एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे, एज एक्सपेंस किस पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, जिस पीरियड में वो ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल, दैट इज कॉल्ड। जब हम पे करेंगे तब भी रिकॉर्डिंग होगी, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी टू, आई बात समझ, रिकॉर्ड दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पर होंगे, पर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो देखना है, दैट इज कॉल्ड। ऐसी सेम इनकम अक्रूवल बेस पे होती है। अक्रूड रेंट, वर्ड सुना है ना, अक्रूड रेंट मतलब लेना है, रिसीवेबल है, ठीक है जी। अब गोइंग कंसर्न का जो रिवर्स कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, इसका जो अपोजिट कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता हूं, वो क्या होता है, डिसोल्यूशन बेसिस। क्या होता है वो, डिसोल्यूशन बेसिस। तो जॉइंट वेंचर जो बिजनेस होता है वो हमेशा किस पे बनता है, डिसोल्यूशन बेसिस बनता है। अगर आपका बिजनेस जो हो गया वो डिसोल्यूशन बेसिस पर आ चुका है, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड, सब कुछ एक्सपेंस माना जाता है, सब कुछ क्या माना जाता है, ठीक है जी। वो चीज हो गई आपकी। डन। अक्रूवल बेस का अपोजिट जो है कॉन्सेप्ट, वो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग है। क्या, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग है। पर कंपनीज को अलाउड नहीं है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, कंपनीज को अलाउड नहीं है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कर सकते हैं, पर नहीं करनी चाहिए, रॉन्ग अकाउंटिंग है। तो इसका एक सब्सिट्यूट है, ना अक्रूवल ना कैश, उसका एक सब्सिट्यूट है हाइब्रिड अकाउंटिंग। सर हाइब्रिड अकाउंटिंग में क्या होता है, एक्सपेंस होते हैं अक्रूवल बेस पर और इनकम होती है कैश बेस। इनकम क्या होती है आपकी, कैश बेस, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन एज एंड जब वो होते हैं तभी उनको रिकॉर्ड करा जाता है, एज एंड व्हेन दे विल, नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम पे उसको रिकॉर्ड, कैश बेस अक्रूवल बेस का रिवर्स क्या, कैश बेस, कैश बेस। फिर भी आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिड अकाउंटिंग कर सकते हो। बहुत से लोग हमारी कंट्री में क्या कर रहे हो, हाइब्रिड अकाउंटिंग, टैक्स किसी बेस फॉलो करो, कैश बेस फॉलो करो, आप हाइब्रिड फॉलो, इनकम टैक्स किसी के मना नहीं करता। पर कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, ठीक है, जिसमें साफ साफ बोल रखा है दैट इज कंपनीज के अकाउंट्स बनेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड अक्रूवल बेस को, साथ में शेड्यूल 3 को फॉलो करते हैं, साथ में शेड्यूल 3। चलिए जी, उसके बाद कंसिस्टेंसी। तीन चीजें अज्यूम्ड है अकाउंट्स बनाते वक्त, ये पूछा नहीं जाएगा, ये अज्यूम है एकदम। अगर इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर, यू हैव टू गिव, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर पड़ेगा उसके लिए। एग्जांपल देता हूँ, तो लाइक एक बिजनेस है बहुत बड़ा, उस बिजनेस का एक सेगमेंट, जैसे क्या हो गया, एक सेगमेंट क्लोज करने जा रहे हैं फ्यूचर में, क्लोज नहीं करा, क्लोज करने जा रहे हैं फ्यूचर में, तो मतलब अब वो क्या है, वो बिजनेस रिजोल्यूशन में आ गया, वो अकाउंटिंग का कंसेप्ट अलग हो जाएगा, बाकी सेगमेंट्स में उनका अकाउंटिंग अप्रूवल बेस पर। अब ना उसमें गोइंग कंसर्न रहा कि देखो, अगर आप सब किसी के पास अभी वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट, है किसी बच्चे के पास अभी नहीं है, कि आपके पास बुक्स तो है सबके पास, बुक्स के अंदर एक चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, निकालो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट निकालो। क्या एएस कौन सा है, लिस्ट मिल गई, तो मेरी बुक में भी दे रखा है, तो लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक एएस होगा जहां पे लिखा होगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एस
24 इज व्हाट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसके ऊपर गोइंग कंसर्न भी अप्लाई नहीं हो रहा, और उसके ऊपर क्या क्या हो गया आपका, दैट इज बहुत नियर फ्यूचर में क्या बिजनेस बंद होने वाला है। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी इज व्हाट, मेथड और प्रैक्टिस adopted once, method or practice adopted once should be applied year after year। should be applied year after year। method or practice adopted once should be applied year after year। जो मेथड और प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड हो जाओगे। कंसिस्टेंसी should not be confused with rigidity। कंसिस्टेंसी को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे किस चीज से, ये नहीं कि आपने जो मेथड अब चुन लिया आप जिंदगी भर उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं यहां लिख रहा हूं, ये भी अलग क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब मेथड क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं हम, कैन बी चेंज्ड इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, if there is change in AS, एस में चेंज आया, नया एएस आ गया तो मैं एग्जाम्पल दूं, पहले एएस 10 में क्या लिखा हुआ था कि आप सिर्फ कॉस्ट मेथड फॉलो करोगे किसके लिए, एसेट्स के लिए। बाद में क्या आया, नया एएस आ गया जिसमें 2016 के बाद उन्होंने क्या बोला, आप कॉस्ट और रिवैल्यूएशन कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, मतलब असेट्स की रिवैल्यूएशन अलाउड करी। अब इसको मेथड चेंज करना है कर लो अपना, क्या आ गया, एएस में चेंज आ गया। नंबर 2, चेंज इन लॉ। अगर लॉ में चेंज आ गया, तो क्या आ गया, लॉ में चेंज, तो आप कंसिस्टेंट ब्रेक करके अपना आप चेंज करोगे। लाइक से फॉर एग्जांपल, पहले डेप्रीशिएशन के अंदर जो चेंज इन मेथड था वो क्या था, रिट्रोस्पेक्टिव था। क्या था, रिट्रोस्पेक्टिव। बाद में लॉ में चेंज करके इन्होंने क्या कहा, उसको प्रोस्पेक्टिव कर दिया। क्या कर दिया, प्रोस्पेक्टिव। थर्ड, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। आ गया वर्ड फिर दोबारा, क्या, प्रेजेंटेशन। अगर चेंज करने से हमारी प्रेजेंटेशन बेटर हो रही है, हमारी ट्रू पिक्चर और अच्छे से आ रही है, तो चेंज बेटर है। क्या है, अगर मान लो शुरू से अगर हम कुछ गलत चीज करते आ रहे हैं, ठीक है, अब ये थोड़ी गलत करते आ रहे हैं, तो अब हमारे लॉ में लिखा है कंसिस्टेंसी, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर गलत है तो चेंज करो ना उसको, क्या दिक्कत है, वो भी आप कर सकते, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है, तो ये चीज होगी। ठीक है जी, ठीक, तो कंसिस्टेंसी साथ में और सब चीज़ें लिखवा दी है तो आपकी हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ जी मेरे साथ आप।
ये देखो, ये सब बारे बातें लिखी हुई हैं। ऑल्टरनेटिव एज पर कैश बेसिस भी हो सकता है। अब इसके बाद इन्होंने डाला मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या करा इन्होंने? मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट ऑल द एक्सपेंसेस मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। In this concept, all the expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. ये मैं एग्जांपल देता हूँ। जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, परचेजेस डेबिट में आती हैं, सेल्स आता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों आता है? कि क्लोजिंग स्टॉक हमने परचेज तो किया, क्या किया हमने? परचेज तो किया, पर अभी तक उसको हम एक्सपेंस नहीं मान सकते, उसको हम सेट का पार्ट है। वो कॉस्ट तो है, पर वो वाली कॉस्ट एक्सपेंस नहीं है। वो वाली कॉस्ट क्या है? ठीक है, जितने गुड्स सेल हुए, जितने गुड्स क्या हुए? सेल हुए, उसको हमने रिकॉग्नाइज करा एज रेवेन्यू। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जितने खर्चे हुए, आप जितने आपने गुड्स परचेज किए थे, ठीक है, उसमें जितने गुड्स सेल हुए, तो उसी को लेस करोगे आप। इन द सेंस जीपी निकालते वक्त करते हैं सेल्स वर्सेस सीओजीएस। वेरी गुड। मुझे लगा, मुझे पता ही नहीं है फुल फॉर्म में, भूल गया था मैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तुम कभी सोचो सर को सीओजीएस का मीनिंग नहीं पता होगा। क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर रहे हैं यहां से हम। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम मैचिंग? क्यों कर रहे हैं ये गुड्स अभी सेल नहीं हुए, तो इनकी कॉस्ट को हम एक्सपेंस नहीं मानते, क्या ये एसेट एज पर मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट की दे। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कह रहे कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड है? अक्रूवल। ये चीजें ट्रू एंड फॉल्स में आती हैं छोटी छोटी। ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? ठीक है, in the financial statement of the organization, if any revenue is recognized, then expense related to earn that revenue, then any expense related to earn that revenue, okay, should also be recognized. If it considered occurrence of expense and income do not concentrate on actual inflow or outflow of cash, this lead to adjustment of certain item like prepaid, outstanding, unearned and accrued income. यार इसी की वजह से क्या आ जाता है हमारे पास? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड और अक्रूड इनकम। ये प्रीपेड क्या है? पेमेंट तो इस साल हुआ, पर वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। वो एक्सपेंस कब का है? कहीं ना कहीं अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी आ गया इसमें। नेक्स्ट ईयर में इसको मैच करवाएंगे। अक्रूड इनकम क्या है? इनकम तो इस साल की पर रिसीव नहीं हुई, इस साल की इनकम है तो रिकॉर्ड करेंगे, मैचिंग करेंगे। ठीक है, इधर देखो, जो एक्सपेंस होते हैं, सुन लो मेरी बात, जो एक्सपेंस होते हैं दो बेस पर होते हैं। कुछ एक्सपेंस टाइम बेस पर होते हैं, कुछ एक्सपेंस क्या होते हैं? रेवेन्यू बेस होते हैं। जो टाइम बेस्ड एक्सपेंस है सर, वो कौन कौन से? टाइम बेस्ड एक्सपेंस के अंदर आपका आ गया, दैट इज आपका सैलरी, डेप्रीशिएशन, रेंट। ठीक है, और रेवेन्यू बेस्ड क्या आ गया? रेवेन्यू बेस्ड क्या आ गया आपका? दैट इज बैड डेब्ट्स। ठीक है, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन, ये सारे क्या? रेवेन्यू बेस्ड सारे।
अब आ जाओ गोइंग कंसर्न, इसको मैंने लिखवा दिया आपको। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। पहली बात तो ये किस पे लगता है, नॉन करंट असेट्स लगता है बेटा, ये हमारा नॉन करंट असेट्स पर। बाय दिस द वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इधर देखो, मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ ध्यान रखना, जब हम कोई चीज़ एक्वायर करते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज़ एक्वायर, ठीक है, तो हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, उसकी मेजरमेंट। मेजरमेंट वर्ड समझते हो अब तो। अकाउंट्स के अंदर चार चीज़ें होती हैं, बताओ कौन कौन सी होती हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब मेजरमेंट करते हैं उसकी, इसको कहते हैं, एक होती है इनिशियल मेजरमेंट, क्या बोलते हैं बेटा एक को हम, और एक होती है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट भी दो टाइप की होती हैं। पर इनिशियल मेजरमेंट क्या है, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा हुआ है बचपन से, परचेज करते वक्त जो भी एक्सपेंस होंगे वो सारे एक्सपेंस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, सारे एक्सपेंस को ऐड करके असेट में मेजरमेंट कर देंगे। ठीक है, ये बात पता है आपको। एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी असेट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट असेट। ठीक है, चलिए जी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट। इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा कॉस्ट पे होगी, क्या होगी, हमेशा कॉस्ट पे। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए दो ऑप्शन होते हैं, बैलेंस शीट डेट, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन, कॉस्ट और, इन शॉर्ट यही है। और ये जो कॉस्ट होती है ये बेस बन जाता है किसके लिए, दैट इज डेप्रिशिएशन। ये कोई दिक्कत, ठीक है, ये इन शॉर्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये बोलना चाहते होंगे। तो शुरू में कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन परचेज करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट डेट पर आपके पास ऑप्शन, तो कॉस्ट पे रख लो, कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन, या फिर या तो आप इसको रिवैल्यूएशन। तो इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। Realization concept, it is closely follows the cost concept. Any change in the value of asset is to be recorded when the business realized it. When asset is recorded at its historical cost, even if its current cost is 15 lakh, such change is not counted unless there is certainty of such change will be materialized. However, accountants follow mere conservative path. They try to cover all the probable losses, but do not count any probable gain. That is to say, if accountants anticipate decrease in the value, they count it, but there is increase in the value, they ignore it until it is realized. Economists are highly critical about the realization concept. According to this concept creates value distortion and makes accounting meaningless. ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जब तक, जैसे मान लो एक लैंड परचेज करा, लैंड 1 लाख रुपए का है, समझना ये चीज। अब मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख रुपए हो गई, कह रहे हो 1 लाख जो एक्स्ट्रा है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो गेन है अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ, तो गेन अभी तक रियलाइज, वो अनरियलाइज गेन है, क्या है वो हमारा अगेंस्ट है, किस चीज के अगेंस्ट है, रिवैल्यूएशन। ठीक है, पर इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है कि हम जो रियल वैल्यू एसेट्स की वो शो नहीं कर पा रहे। रियल वैल्यू को हम शो, कभी 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 आप देखो किसी बुक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं होता। ठीक है जी, देखो ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, हमने परचेज करा लैंड कितने का बेटा, 2,000 रुपये का। आज करंट वैल्यू कितनी है उसकी, 1,02,000। ठीक है, अब मैं 2,000 का ये लैंड शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से ट्रू पिक्चर नहीं आ रही किसकी, बैलेंस शीट।
ठीक है, इट इज नॉट और अगर हम ऐसे शो कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा, अनलाइज के। ये आज के सिनेरियो, ठीक है, तो ये चीज हो गई। देखो लिखा हुआ है नाउ अ डेज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हैज बिकम वाइडली accepted practice when the change in value is permanent nature। कह रहे जी आज के दिनों में हो चुका है चीज। यहाँ पर आप क्या क्रिएट करते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करके लैंड की वैल्यू मतलब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर सकते, कोई दिक्कत। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, हाँ ये ट्रू ही शो कर रहे हैं भाई, गलत क्या शो कर रहा है इसके अंदर, बता मुझे तू। कोई तो वैल्यू है वाली 1,02,000। इज इट नॉट, वो पूछ रहा है आपसे। यही कर सकते हैं, अब यही करते हैं। नहीं, वो तो चल रहा है, वो तो पुराना कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या है वो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट है कि नहीं जब तक गेन रियलाइज नहीं होगा उसको शो मत करो। आज की डेट में इंटरनेशनली आप कह रहे ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, स्पेशली कब है, जब पब्लिक कंपनी है आपकी, पब्लिक कंपनी जहाँ आपके अकाउंट्स पब्लिकली आते हैं, वहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सब चीज़ें। अकाउंटिंग की रेलेवेंस क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लोग इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में, तो ट्रू पिक्चर दिखानी। टू वाला एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये तो आपको पता है कोर ऑफ अकाउंटिंग है क्या, ये तो आप, ठीक है, इसमें डेबिट और क्रेडिट, तो मैं बता दूं ये वर्ड जो है डेबिट और क्रेडिट, पहली बात तो ये लैटिन वर्ड है, दोनों हमारे ये लैटिन वर्ड है। डेबिट को लोग, डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट इज व्हाट बोलते हैं वो, डीआर से बन गया क्रेडिट, डीआर से फिर डेबिट कैसे बना, डीआर से बन गया क्रेडिट, क्रेडिट के अंदर आर आ रहा है और सी आ रहा है तो सी आर क्रेडिट हो गया। पर रिवर्स क्वेश्चन क्या है, डी आर से डेबिट कैसे आया, डी आर कैसे, ठीक है, तो डेबिट को क्या बोलते हैं हम, डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट रिकॉर्ड। ये ऐसे आए, कोई दिक्कत। ठीक है जी, उसके बाद कंजर्वेटिज्म, इसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं अकाउंट्स का। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट्स नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, ये क्या है, कंजर्वेटिज्म। अभी बैड डेट्स कहाँ हुआ था, बस हम उम्मीद कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जितने डेटर्स आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड में, कुछ परसेंटेज ऑफ डेटर पेमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है कर भी दें, पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम, तो ये चीज हो गई। Conservatism states that the accountant should not anticipate income and should provide for all possible losses. When there are many alternative value of an asset, the accountant should choose the method which leads to lesser value. Okay, later on we shall we see that the golden rule of current assets valuation, cost or market value, whichever is, अगर assets को वैल्यू करने के अलग अलग रास्ते हैं हमारे पास, तो हमें वो वाला रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इस मेथड से आ रही है, ज़्यादा नहीं, क्या आ रही है, अच्छा ये द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो सेड दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटेरियलाइज्ड। कह रहे हैं कोई भी चेंज, ठीक है, आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी हमारी तरह ही बात कर रहा है, जब तक वो चेंज जो है मटेरियलाइज ना हो, मटेरियलाइज का मतलब क्या हो, एक्चुअल में आ ना जाए। द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पुट्स फर्दर ब्रेक ऑन इट, it is not prudent to count unrealized gain, but it is
डिजायरेबल टू गार्ड अगेंस्ट ऑल पॉसिबल लॉसेस। कह रहे जी आपके पास, हम कह रहे हैं कोई भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स को पहले से, ठीक है, आप काउंट मत करो, बट कोई भी लॉसेस होने वाले पहले से उसको बता दो। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में याद रखनी, ठीक है जी। आपके एग्जाम जितना भी अच्छा हो, बाहर आके कभी बोलना ये वाली बात, फ्यूचर गेन है अभी, और रियलाइज हो ना, पता नहीं ICI है, ध्यान रखना, वो जितना मर्जी अच्छा करके आओ, जानते नहीं हो वाले बच्चे हो ना, जानते नहीं हो, खेलते बड़े अच्छे तरीके। दूसरा, ठीक है, पेपर आपका, मैंने फिर क्या बोला, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, ठीक है, पहले से रोना स्टार्ट कर दो अपने फ्रेंड, प्रोविजन बना लो माइंड के अंदर, घर वालों को भी बोल दो पहले से, एकदम प्रोविजन बना के रखो पहले से ही। नेक्स्ट, वो बेकार की एक्सपेक्टेशन क्रिएट वाली बात है ना, वो चीज़ है। मैंने आज तक पूरे CA फाइनल तक कभी भी अपने घर में मेरे पेपर, जिस दिन मैं CA बन भी गया, तो पहले भी मैंने घर वालों को रियलाइज होने दी बात, और उनको तो ये भी नहीं पता था मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा बोलता ही नहीं था मैं कुछ भी। अननेसेसरी पूछना स्टार्ट कर देंगे ना, ये तो बेटर ऑप्शन है, चुकाओ ना फ्रेंड्स को, ना पेरेंट्स को भी नहीं, ना फैमिली में, वरना आपको पता है उनको चिंता ज़्यादा होती है हमारे रिजल्ट, आते जाते सब हमसे ही पूछेंगे रिजल्ट आया नहीं आया, क्या हुआ भाई, कहाँ तक पहुँचा। बेटर ऑप्शन क्या है भाई, देखो बता रहा हूँ, अब तुमने स्टार्ट करी है, एंट्रेंस दिया हो गया, अभी जब इस चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बने हो अभी आप, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ पहले से ही अपना ढंडोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो फाउंडेशन क्रैक करने के बाद फेसबुक पे अपनी मार्कशीट अपलोड करते हैं, स्टेटस में लगा देते हैं अपनी, आगे गड़बड़ होती है उनके साथ। तो कोई ये चीज़ें कुछ दिखाने वाली नहीं होती। ऑनेस्टली करा था किसी ने 12th की मार्कशीट ऐसे, मेरे बच्चे होंगे सर हम तो कर चुके 12th की मार्कशीट के साथ, मैं देखता हूँ पूरा स्टेटस अपना भर देते हैं, न्यूज़ चैनल बन गया पूरा पूरा, आजकल न्यूज़ देने की जरूरत ही नहीं है, व्हाट्सअप देख लो स्टेटस सबके, पूरी न्यूज़ मिलती है उसके अंदर, है ना। तो ऐसे ही आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल जो आपका फाइनल टारगेट है वो अचीव, गेटिंग माई पॉइंट। तो वो चीज़ है, पहले फाउंडेशन ही तो पास हुआ होगा, कुछ भी नहीं आया हाथ में, फिर फाउंडेशन पास करने में मैं क्या बोलूंगा आपसे, फाउंडेशन तो कोई भी पास कर लेता है, सच बताऊंगा ये वाली बात मैं आपको उस टाइम बोलूंगा, ये क्यों, क्योंकि तो टफ था ही नहीं। ट्रू टेस्ट अब स्टार्ट होगा, ये तो प्राइमा फेसी टेस्ट है आपका, ज़्यादा पार्टनरशिप प्राइमा फेसी टेस्ट है एकदम, कि आप CA बनने लायक हो या नहीं हो, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रू टेस्ट स्टार्ट होगा ना। अभी तो आपको CA की स्टडी स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो एंट्रेंस ले रहे हैं हम आपसे, स्टडी स्टार्ट तो नेक्स्ट लेवल पे होगी, वो पास करो फिर आप किसी को, वैसे मेरे अकॉर्डिंग बोलने की जरूरत भी नहीं होती, आपका वर्क बोलना चाहिए, आपका वर्क बोलना चाहिए किसको, आप क्या बोलोगे किसी को, ये करा वो करा, अपनी अचीवमेंट काउंट करवाओ, ठीक है जी। पहली बात, आपको भी प्रूडेंट रहना है बहुत ज़्यादा, पहली बात तो मेरे कम लोगों को पता हो उतना बेटर है, वरना बहुत चिंता करते हैं लोग आसपास वाले, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, दैट इज पेपर जितना भी अच्छा हो, किसी को भी डिस्क्लोज करने की जरूरत, ये डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ फुल डिस्क्लोजर। और दूसरा मैंने एक पॉइंट बताया, पेपर देने के बाद जो भी बेस्ट फ्रेंड भी हो, बेस्ट से बेस्ट भी हो, मेरी आपसे एक राय है, ठीक है, उससे भी शेयर मत करो, अब क्या फायदा होगा, ठीक है, पेपर को डालो बैग के अंदर, नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचो, पेपर किसे शेयर ही नहीं करना चाहिए, उससे क्या फायदा, क्या होने वाला है आपका, अगर मान लो आपके फ्रेंड का गलत भी हुआ, उसने कॉन्फिडेंस से आपको बोल दिया नहीं नहीं भाई इसका आंसर दिया जाएगा पक्का कह रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा उसी टाइम, आपका फोकस वहीं चला जाएगा, वो चीज़ है। और CA के अंदर, CA के रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छे सेंस, भाई आप जब लीस्ट एक्सपेक्टेड करते हो ना आपसे, तब भी वो पास कर दे। एक ही चीज़ बोलूंगा मैं, एक ही चीज़ बोलूंगा लाइफ, ऐसी चीज़ें, तब एक स्टूडेंट था हमारा कि उसने मुझे बताया, मतलब नाम नहीं भी डिस्क्लोज करूंगा, उसने मुझे बताया अरे सर मैंने पूरा CA फाउंडेशन कर करके कर दो, कितने अच्छे मार्क्स भी आए पर इंटर क्वालिफाई नहीं कर भी ज़्यादा शायद, कॉलेज थोड़ी आती, डिग्री तो आती, और नॉलेज ही पावर है, आप नॉलेज ही क्या है आपकी पावर है, डिग्री थोड़ी पावर है, गलत वहम है इंडिया के अंदर, डिग्री पालेंगे हम बहुत कुछ अचीव कर लिया, दुनिया को बताने के लिए, वो आपको तो अंदर खोखले हो आप खुद ही, आप चीटिंग करते हो तो आपको पता है ना आप कि आपके बस की कुछ नहीं है, चीटिंग इज समथिंग लाइक, मैं मतलब चोरी है एक तरीके से, चोर ही हो आप, आपको समझ नहीं आ रहा वो। मेरा एक चीज़ मानना लाइफ में, मैंने
करी, फ्रॉड नहीं करा किसी के साथ, और टचवुड जब प्रॉब्लम्स आई हैं पर दिक्कत नहीं आई लाइफ में, कुछ गलत नहीं हुआ मेरे से, फैक्ट है लाइफ का बहुत। अब चीटिंग मत करो, अपने काम को ऑनेस्टी से करते जाओ, भगवान साथ देगा, गारंटी है मेरी। आप ये सरकमस्टांस ऐसे भी हैं जहाँ मुझे लगा था पास नहीं होऊंगा, तब भी पास होके ग्रुप 2 के अंदर, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर लास्ट पेपर ITSM का पेपर लास्ट, आपको पता चलेगा आगे जाकर, ठीक है। सिर्फ मुझे 35 मार्क्स का पेपर आता था अच्छे से, उसके बाद मुझे कुछ नहीं आता था। उसके 35 मार्क्स से पहले अच्छे से करा मैंने, बट ये नहीं घर से पढ़ के नहीं आया था, मैं घर से पढ़ के तो पूरा आया था। उनके क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मैंने भी आंसर ऐसे लिखे उनको समझ। डिप्लोमेटिक आंसर तो यार इतना तो यार फेंकना आता है, इंडियंस हैं यार, ठीक है। 11th-12th पास करी थी, बीकॉम में तो पढ़ा हुआ था, 3rd ईयर का स्टूडेंट था, बीकॉम में तो बच्चा पास ही ऐसे होता है, ठीक है। मैंने भी आंसर ऐसे लिखा कि उनको समझना, 55 मार्क्स आ गए थे फिर, पर चीटिंग नहीं करी थी ना। फिर मोटा उठ के बाहर गया था मैं, ना किसी बच्चे को फॉलो करा ना चीटिंग कर, 35 मार्क्स अच्छे से करा 1.5 घंटे में। फिर उसके बाद क्वेश्चन तो लग रहा है हाँ इस टॉपिक से तो लिख तो दिया। दूसरा पॉइंट ये समझो ना, जब सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, किसी को तो पास करेंगे, वो जो शीट भरेगा उसी को तो पास करेंगे, खाली शीट पे थोड़ी मार्क्स दे देंगे उठाकर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहां पे जो भी वर्स्ट सर्कमस्टांसेस हो, आपको क्विट नहीं करना, आपने फ्रॉड नहीं करना, आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, ट्रस्ट करना है अपने गॉड पर। बहुत सिंपल सी बात है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपको पता नहीं, जो आपके साथ हैं। आप ऑनेस्टली, अगर कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं तो भगवान आपकी टेस्टिंग ले रहा है कि आप उस मुश्किलों में कैसे बिहेव करते हैं। वाली बात, भगवान आपसे टेस्टिंग करता है, कभी टेस्टिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब इतना मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, जब तक आपकी लाइफ चलेगी तब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स जिस दिन नहीं आ रही, समझिए लाइफ आप बेकार हो, लाइफ भगवान को आप पे ट्रस्ट खत्म हो गया है। भगवान ने आपको प्रॉब्लम दी, काम का ही नहीं है, दी कहीं नहीं है। प्रॉब्लम्स भी भगवान किसको देता है? जिसपे क्या होता है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाएगा। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आती? हर एक की लाइफ में आती है, बस बिहेवियर और अप्रोच अलग अलग। उड़ जाते हैं, रो लेते हैं, फिर प्रॉब्लम का सहारा लेके बैठे रहते हैं, कुछ लोग वहाँ से उभर जाते हैं। अप्रोच अपनी, एक स्टोरी आपसे कंक्लूड करूंगा कि जिससे आपको पावर क्या होती है, ठीक है। आप जब करण और अर्जुन का लास्ट में युद्ध चल रहा था, ठीक है, शायद मैंने बताया था ये वाली बात आपको पहले, पता नहीं मुझे याद नहीं है। उस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ, जब भी करण अर्जुन को कोई तीर मारता था, ठीक है, तो वहां पर कृष्ण जी उसको प्रेज करते थे, अर्जुन सॉरी करण को प्रेज करते थे। और यहाँ पे जो मतलब अर्जुन था वो थोड़ा सा नाराज होता था कृष्ण जी से, भाई तब मैं इतना अच्छा भी कर रहा हूँ परफॉर्म, आप मुझे देख के खुश नहीं हो रहे, आप उसको देख के खुश हो रहे। तो उस टाइम कृष्ण जी ने कुछ नहीं बोला, समाओ किसी तरीके जो अर्जुन ने वध करा किसका, दैट इज करण का। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां वापस वो गए, मतलब युद्ध भूमि से वापस वो गए, तो कृष्ण जी ने पहले सारथी उतरता है, सारथी इज व्हाट, वहां पे कृष्ण जी थे, वो उतरता है रथ से, पर वो उतरे नहीं, उन्होंने अर्जुन को बोला तुम उतरो पहले। अर्जुन उतरा, फिर जब कृष्ण जी उतरे तो रथ पूरा भस्म हो गया था, कितनी उसके अंदर चोट लग चुकी इससे, करण से, और फिर भी उस टाइम पे उसको कुछ नहीं हुआ उस रथ। क्यों नहीं हुआ रथ को कुछ? सबसे पहले वहां पे कृष्ण जी बैठे हुए थे, और जो वो लड़ाई लड़ रहा था अर्जुन, उसको लग रहा था मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ, वो अपने दम पे लड़ रहा था। साथ कौन था? कृष्ण जी थे, तभी वो बचा हुआ था, अदरवाइज वो कब का। और करण अकेला लड़ रहा था, आप समझ रहे हो चीज, ठीक है, और फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। और कुछ बताते हैं कि हनुमान जी का भी कुछ लगा हुआ था उस रथ के ऊपर, जिसकी वजह से उस रथ के ऊपर पावर्स थी। जैसे कृष्ण जी उतरे उस रथ से, वो रथ थी हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपने सत्य का साथ दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ पावर्स थी जो आपको सपोर्ट कर रही थी आपको जीतने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही जब आप ऑनेस्टी से काम करते हो लाइफ में, से काम करते हो, तो आपके साथ इंटरनल कुछ पावर्स होती हैं, से कुछ पावर्स होती है जो आपको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हो, चाहे आप गॉड की ब्लेसिंग्स हो, चाहे मेरी हो, किसी की भी हो, कि वो आपको सपोर्ट। बहुत अच्छा सच बता रहा हूँ मैं आपकी लाइफ में जब भी कहते हैं आपको बहुत खुश रहो, तो अच्छे से करो आप, कि उनकी ब्लेसिंग्स ही आपको आगे लेके जाएंगी बहुत ज़्यादा। आप ये इमेजिन नहीं कर, मदर्स डे या फादर्स डे दिखाने के लिए नहीं होता कि फेसबुक पे डालना है आज फोटो केक कट करवा, वो नहीं होता। रियलिटी अलग होती है, आपको रियल में उनकी आप रिस्पेक्ट, रियल में उनको ऐसा मौका दो जो खुश हो। और उसके बीच में बेस्ट पार्ट क्या है, आप अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करो, तब अपना अच्छे से करियर, आपके पेरेंट्स कितने
कल को उनकी लाइफ भी सेटल डाउन हो जाएगी आपकी वजह से, आप ही की वजह से होगी ना। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। मैंने शायद आपको पर मैंने बताया, मैं भी बहुत एक नॉर्मल लेवल, क्या मैं लोअर क्लास से आया हुआ इंसान हूँ, तो उसके बावजूद भी आज मैंने अपने पेरेंट्स को आपको स्टेप, है तो वहाँ पे पेरेंट्स को, असली तो आपके पेरेंट्स तो आपके सब कुछ, तो अपने जो आपने चूज करा है, कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, ये करना कोई टफ नहीं है। बस लोग ढंग से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, तभी फेल हो जाते हैं। अब बताओ, अब तो आपको जो बच्चे, जिन बच्चों, आप जो बच्चे, आपका मई अटेम्प्ट कैंसिल हो गया, ये अब आपका नवंबर अटेम्प्ट है, बहुत टाइम मिल गया, अब तो बहुत टाइम मिल गया। अब तो आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए, डबल टाइम मिला है, अब तो आपका स्कोर होना चाहिए किसी भी कीमत। अब तो पेरेंट्स को भी एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज नहीं, आपने डबल डबल बार कोर्स पढ़ लिया, अब तो आपको बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको फिर बोलूँगा, कुछ चीज़ें हैं साथ में जो पावर्स होती हैं बहुत काम, पावर्स मैंने क्या, आपको इनहेरेंट होती हैं, मतलब सॉरी, आपको इंटेंजिबल होती हैं, तो आपको दिखती नहीं है, पर आपके साथ आपको आगे बढ़ाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ये पावर्स कब जनरेट होती हैं, जब आप करते हो, अच्छे कर्म करते हो, एक अच्छे ऑनेस्टी से हर काम करते हो, वो चीज़ है। स्टूडेंट ने बीकॉम का स्टूडेंट था, बीकॉम के बच्चे कभी भी नालायक होते हैं, सर बताया, सर मैंने जो एक कंप्यूटर्स का पेपर था ना, वहाँ पे गाइड ले गया था, गाइड से देख देख के पूरा पेपर लिख, टीचर ने रोका ही नहीं, बड़ा खुश था वो, पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आया, जब रिजल्ट आया फेल हो गया बच्चा, क्या सर मैं फेल कैसे हो गया, समझ नहीं आता, मैंने पूरा देख देख के लिखा था। अब आंसर करना तो आपके हाथ में था ना, पर रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं था। आंसर तो लिखना आपके, चीटिंग करना तो आपके कंट्रोल में था। आपने सोचा मैंने क्या करा, मैंने टीचर को बेवकूफ़ बना दिया, आपने टीचर को बेवकूफ़ नहीं बनाया, आपने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। आप समझो, आपने टीचर को बेवकूफ़ नहीं बनाया। आप सोचते हो हम स्मार्ट हैं बहुत, चीटिंग करने के बाद हमने टीचर्स को बेवकूफ़ बना दिया, आप टीचर को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। कि आपको अब आदत पड़ गई है, किस चीज़ की हैबिट पड़ गई है, चीटिंग करने की, फ्रॉड करने की हैबिट पड़ गई। आप आगे भी जाके भी ये काम करोगे, कोई भी एग्जाम पास करना हो, फ्रॉड करने की आप मेहनत नहीं करो। इसलिए एग्जाम में जा रहे हो, पहली बात तो जितना आता है खुद से करना, ना पूछना ना बताना, मतलब मैं ये भी नहीं किसी की हेल्प करना, वहाँ पे हेल्प हेल्प वाली हेल्प हेल्प, आपका बेस्ट फ्रेंड भी सामने बैठा हुआ ना आपके, उसको भी नहीं बताना। आप एक बार किसी को आपने बता दिया ना, तो आपने अपनी मुसीबत ले ली, तो आपसे आप एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ गया है, आपकी शक्ल देखते ही उसको लगेगा अभी बताएगा मुझे, आज भी हेल्प करेगा, पहली बार ही मना कर दो, एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो, बेस्ट वे आउट होता है। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसका कंसिस्टेंसी समझते हो। ठीक है, ये भी हमने पढ़ चुका है, ये क्या अकाउंटिंग असम्पशन, क्या है हमारी ये अकाउंटिंग। मटीरियलिटी, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी। ठीक है, अब materiality principle permits other concept to be ignored if the effect is not considered material. इफेक्ट मटेरियल होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये लो, फुल डिस्क्लोजर कहता है हर चीज डिस्क्लोज करो, ये कहता है हर चीज थोड़ी डिस्क्लोज करोगे जाकर आप, सिर्फ मटेरियल आइटम में करोगे आप डिस्क्लोज करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब से फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि घर पे आओगे बेटा, एक एक बात मुझे बताना जो हुआ दिन भर में, अब उनका कॉन्टेक्स्ट ये थोड़ी था कि उनको लेके आप बैठ जाओगे और पूरी एक एक स्टोरी बताओगे उनको बैठकर, नहीं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करे, सिर्फ आप क्या बताओगे उनको, मटीरियल चीजें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी प्रिंसिपल all the item have significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in financial statement, and any insignificant item which will only increase the work of accountant but will not be relevant to users need should not be disclosed in the financial statement. डिस्क्लोज नहीं करना, पर रिकॉर्ड तो करना है, नहीं बोल रहा रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड तो करना है। एक एग्जांपल था इसका पैटी कैश बुक, याद है आपको, पैटी कैश बुक को अलग कर दिया मेन कैश बुक से, पैटी कैशियर को लगेगा मेन कैशियर से, क्यों, बिकॉज ऑफ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेनियस एक्सपेंसेस, याद है, छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे हैं, इनका कॉमन हेड डाला, और सैलरी का कॉमन हेड नहीं डाला,
डेप का कॉमन हेड नहीं डाला, इन सबको अलग से रिकॉर्ड करा, बिकॉज ये खर्चे ही बहुत मटीरियल होते हैं। पहले खर्चे क्या होते हैं, बहुत सैलरी अलग से दिखाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें बहुत अच्छी खासी है उनको हम अलग से दिखाएंगे। कह रहे हैं मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म। ये क्या है, एक सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पार्शियलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, पार्शियलिटी इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिसीजन ऑफ द अकाउंटेंट, ठीक है, दैट विच आइटम तब भी पॉसिबल नहीं, जा ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी परचेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन वो नॉट यूजफुली इन द अकाउंटिंग ईयर परचेज स्टिल इट इज शोन, हो सकता है परचेज करें, एक साल में पूरी यूज ना हो, फिर भी उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, क्यों, इमटीरियल है, क्या उसका आइटम क्या है। अब ये थोड़ी काउंट करें कितने पेन कराए, कितने पेन यूज स्टॉक में दिखाए, यहाँ पे क्या होगा, अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कैलकुलेटर, आप जो कैलकुलेटर लेकर आए हो, कैलकुलेटर कितने साल चलेगा पता है आपको, ये चीज, अगर आप अच्छा कैलकुलेटर लेकर आए हो 3-4 साल निकाल देगा। ऐसी बिजनेस भी कैलकुलेटर परचेज करता है, 2.5-3 साल आराम से वो कैलकुलेटर निकाल देते हैं। एक बात बताओ मुझे, ये जो कैलकुलेटर हमने लिया, कैलकुलेटर हमने लिया, कि 3 साल तो निकालेगा, इसका मतलब नॉन करंट एसेट्स जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, पर इसका जो अमाउंट है बहुत इमटीरियल है, मतलब 300-400 रुपये, हम कैलकुलेटर को एज असेट शो नहीं कर सकते, उसका पार्ट मानेंगे प्रिंटिंग एंड, आई बात समझ, ठीक है जी, वो चीज हो गई आपकी। इट इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंटेंट दैट विच आइटम इज मटीरियल और विच इज नॉट, क्या डिपेंड करता है अकाउंटेंट की, ठीक है, एक चीज, एक आइटम हो सकता है एक पर्सन के लिए मटीरियल हो, दूसरे के लिए मटीरियल। एक कंपनी, ठीक है, जिसका टर्नओवर मान लो या 10 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ जाए उनके लिए बहुत बड़ी बात। कोई कंपनी जिसका आइटम टर्नओवर, सॉरी, 100 करोड़ है, तो 1 लाख खर्च करना पड़े उसके लिए बहुत, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला आपको, धन जी, मटीरियलिटी डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ आइटम, अमाउंट मैंने बता दिया, एंड ऑल्सो साइज ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। एक बिजनेस के लिए हो सकता है एक अमाउंट मटेरियल हो, दूसरा अमाउंट दूसरे बिजनेस के लिए मटेरियल, एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग द डिसीजन, किस लेवल का पर्सन डिसीजन मेकिंग कर रहा है उस पर भी डिपेंड। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब जो अकाउंटेंट होगा या फिर जो पेटी कैशियर होगा वो 10,000 रुपये की लड़ाई कर रहा होगा, देखो उसका लेवल है। बट जो आपका फाइनेंस मैनेजर होगा, तब थोड़ी सी बातों के लिए 10-50-100 रुपये वो भी रहा होगा, तो छोड़ दो उसको, मान लो उसको कम करो, तो वो लेवल, आर यू गेटिंग, है। तो आपकी लाइफ में भी मटीरियलिटी भी बहुत फोकस करो कि आप अपनी, आपके लिए मटीरियल चीज क्या है, क्या आपके लिए टाइम, ठीक है, टाइम तो है ही, सबके लिए मटीरियल है वो हम समझते ही नहीं है। बट अभी आपकी कौन सी एक्टिविटी आपके लिए मटीरियल है, आपकी लाइफ, आपकी स्टडीज, सेंस में आपको सीए कर रहे हो वो मटीरियल है। तो आपका जो मेन टाइम होना चाहिए, कहाँ पे फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा माइंड का फोकस कहाँ चाहिए, वहीं पर होना चाहिए, मटीरियलिटी। अब छोटी छोटी बातों पर फोकस करोगे तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये सुना भी होगा आपने, संडे ये बोल दिया, या मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, या फिर कहीं पे मेरे फैमिली के साथ जाना है, ये मटीरियल, और इन पे आप रह गए, बड़ा काम, कोई बड़ी अचीवमेंट करनी है तो बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज होगी, भगवान आपको कब देगा, जब आप कुछ दोगे भगवान को, कुछ दोगे भगवान को, तभी भगवान बदले में कुछ दे। आप दिखाओ तो सही कि आप उतने डिसिप्लिन वाले इंसान हो, अरे गेटिंग माई पॉइंट। चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, आप कोई पर्सन घर पे बैठे बैठे पबजी खेलते हो या फेसबुक को देखते देखते बड़ा आदमी नहीं बना, तो बड़ा आदमी अब कैसे बने, मैं रात को डेली पबजी खेलता था, देखता था व्हाट्सएप पे, मैं स्टेटस पढ़ता था, मैं बन गया बड़ा आदमी। आप भी फॉलो करो, आप बढ़ जाओगे बड़े आदमी। आएगा यूट्यूब पे ऐसा कोई पर्सन, आएगा आपको ये वाली बात, नहीं ना। मैं दोस्त के साथ घूमने जाता, उनके बर्थडे पार्टी अटेंड, फैमिली फंक्शन सारे अटेंड करे मैंने, ठीक है, ऐसे लोग बड़े आदमी
कि कोई स्ट्रगल स्टोरी होगी अच्छी वाली, वो भी कौन सी वाली होगी, तो सुन के आपको मजा आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जितनी बड़ी लाइफ से इच्छा रखते हो पाने की, तो उतना बड़ा सेक्रीफाइस करने का भी आपको इच्छा, तो भगवान कुछ फ्री में नहीं देता, भगवान बदले में कुछ एक्सपेक्ट करता है। तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस हो रेडी हो अपनी लाइफ के अंदर, इतना बड़ा सेक्रीफाइस बड़ी आपको क्या आप पे, एज सिंपल एज दैट, ये रूल है लाइफ। एक तो क्या है, जो लोग सब बॉर्डर्स पे होते कहीं, वो पूरी अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके बैठे हुए हैं भाई, ये देखो ना, वो भी तो माइंड सेट है अपना। वहाँ पे जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट कह रहा हूँ आप डिसिप्लिन वे में वर्कआउट करो। आपके सामने आपकी फैमिलीज होती हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनको छोड़ना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा, उनके साथ अटैच रहोगे, ठीक है, तो हमेशा क्या होगी, आपको दिक्कत रहेगी, दिक्कत रहेगी। आप सक्सेस, अभी सक्सेस का मतलब क्या है, आपको ये करनी है, ठीक है जी। चलो जी, इसका मतलब ये, मतलब क्या आप सोच रहे हो कि फैमिली को छोड़ दो, पूरा सर ने सिखाया आज त्याग दो फैमिली को, मेरा मतलब वो नहीं है, बस मेरा मतलब यही है, सिंपल तरीके से मिनिमम टाइम स्पेंड, मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज के ऊपर आपको डिवोट करना है, और प्रोफेशनल का मतलब ही यही है, प्रोफेशनल का मतलब ही। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहे हैं जी, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, किस पर्सन के लिए क्या चीज क्या है आपकी, लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग द डिसीजन, लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग द, जी। मोर ओवर एन आइटम मटीरियल टू वन पर्सन मे बी इमटीरियल टू अनदर पर्सन, एक पर्सन के लिए मटीरियल हो सकती है पर दूसरे के लिए मटीरियल, ठीक है जी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ओमिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इम्पेयर द डिसीजन मेकिंग ऑफ वेरियस यूजर्स। चलो उसको छोड़ दो आप, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अकाउंट्स के अंदर हर जगह जब हम रिकॉर्ड करते हैं, मटीरियलिटी को भी ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं हम, कि ट्रीटमेंट क्या होगी, डिपेंड करता है मटीरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? छोटी मोटी बिजनेस में क्या होता है, दिक्कत होती रहती है, उसको स्कोर करते हैं। तो एग्जांपल देता हूँ, एक भी एग्जांपल एक बार एग्जाम में आया था आपका, मान लो एक आपके यहाँ कैशियर है, उस कैशियर ने 100 रुपये का फ्रॉड करा, ये मटीरियल है या इमटीरियल है चीज, क्या ये इमटीरियल है मटीरियल है? सर मटीरियल है, सर तो है मटीरियल, क्या सर मटीरियल है ठीक है, तो ये क्या है, आपका मटीरियल है। क्यों सर मटीरियल है, 100 रुपये का फ्रॉड, भाई बात 100 रुपये की नहीं, बात फ्रॉड की है, बात किसकी है, फ्रॉड की। जब इंसान 100 रुपये का फ्रॉड कर सकता है, लाखों का फ्रॉड तो वैसे ही कर जाएगा। 100 रुपये के लिए इंटेंशन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, तो लाखों रुपए के लिए वैसी भी जाएगी। इसको छोटा मत मान के, छोटा, कोई भी एक चोर शुरू से बड़ा चोर नहीं बनता, याद है ये चीज, स्टार्टिंग किससे करता है, छोटे से करता है, यहीं पे उसको पकड़ लिया जाए तो बड़ा चोर वो, वहीं पे उसको रोकते नहीं है हम, कि वही गलती होती है। एग्जाम्पल आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक बच्चा जब स्कूल से पहली बार पेंसिल चोरी करके आता है, ठीक है, तो उस सरकमस्टांस में उसको कुछ भी नहीं कहती। अब क्या हुआ, एक पेंसिल तो लेकर आया है स्कूल से, बट पॉइंट पेंसिल का नहीं था, पॉइंट क्या नहीं था, पेंसिल का नहीं था, पॉइंट क्या था, चोरी करके लाया। उसको ऑन दी स्पॉट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी इस बच्चे को। फिर जब वो बड़ा चोर बना और जेल के पीछे गया, तो उसने अपनी मम्मी को ब्लेम करा कि माँ पेंसिल चोरी करके लाया था, तो उसी दिन मुझे पकड़ के मारती है, उस दिन टोक देती तो मैं इतना बड़ा चोर, तो क्या पता मैं चोरी करके आया हूँ। तो उसने सोचा ठीक होगा, उसकी नज़रों में क्या ये सब चीज़ें क्या थी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही पॉइंट हो, सेम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सेम केस मेरे साथ भी हो चुका है। पर मेरी मम्मी को ठोका था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो पिटाई मुझे आज तक याद है वो वाली, ठीक है। इन द सेंस मतलब स्कूल से नहीं, मैंने मम्मी के साथ गया सब्जी लेने के, प्याज उठा लिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। मम्मी ने उस टाइम कुछ नहीं कहा, मुझे लगा मम्मी बड़ी अच्छी है, रखवा दिया प्याज और कुछ नहीं कहा। घर जब मैं गया, ठीक है, उस दिन की पिटाई मेरे आज तक मेरे माइंड में है, वो मटीरियल कॉन्सेप्ट था लाइफ, मटीरियल टीरी में लाइफ, वो वाली एक आध थप्पड़ से काम नहीं हुआ उस दिन, जबरदस्त लेवल पर। सेम सेम वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई थी, ठीक है। सेम अभी मेरे बेटे के साथ हुआ, वो स्कूल से टॉय लेकर आ गया एक बार, ठीक है, तो अब वो जो इंस्टेंस था मेरे को तो वैसे भी समझ आता है, ऑन दी स्पॉट उसको इतना, हालांकि बहुत छोटा था, मैंने मारा नहीं, उसको बहुत डराया मैंने, बहुत ज़्यादा इतना डरा दिया कि स्कूल में जाके उसको मैम को सॉरी बोलना पड़ा, ताकि वापस कराओ, क्या बोला उसने, हो सॉरी बोला, तो क्या हो गया, बच्चा है ना, गलती हो गई, उसको नहीं पता था, बट मैं ऑन दी स्पॉट को रेक्टिफाई नहीं करूंगा, तो गलती क्या थी, मेरी थी, मैं उसको बचा लेता कि नहीं तेरी बेइज्जती होगी सबके सामने, ठीक है, तुम जाओ कुछ मत कर, आगे आगे से मत करियो, वो भी नहीं करा मैंने, उसको बोला बहुत ज़्यादा, तो करना पड़ेगा ये,
क्या वो पहले नहीं एग्री करा, पर लास्ट में समझ एग्री कर गया, वो पापा नहीं मानने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब स्कूल में शुरू शुरू में गया था वो, तो आपका प्ले स्कूल होता है ना, उस टाइम की बात है, जो टॉयज वगैरह होते हैं बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो गलती हुई, गलती को मैंने ऑन दी स्पॉट रेक्टिफाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी बीइंग अ फादर, मतलब मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, ठीक है, कि आपके बच्चे आपके एग्जाम्पल्स, मतलब आपके एग्जाम्पल्स को नहीं मानते, आपके सजेशंस को नहीं मानते। आपके बच्चे आपके सजेशंस बिल्कुल नहीं मानते, शायद आप भी नहीं मानते हो अपने पेरेंट्स की, सिर्फ वो आपको फॉलो करते हैं, सिर्फ वो आपको फॉलो करते हैं। मेरा बेटा मुझे फॉलो करता है, अगर कुछ मैं गलत कर रहा होता हूँ ना, तो भी रेक्टिफाई, आप भी तो ऐसे करते, मेरे माइंड में स्ट्राइक कर जाता है। तो क्या हो गया कि मेरे मेरे अच्छे विचारों को, मतलब जो बातें बोल रहा हूँ अच्छी अच्छी, ठीक है, बाबा बन के उसको वो फॉलो नहीं करेगा, जो मैं करूँगा उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा, फॉलो करेगा। आज जल्दी उठता हूँ, वो भी जल्दी उठता है, लेट ही नहीं लेट, 5 भी उठ सकता है। मैं सेटिंग करता हूँ, वैसे वो जो चीज़ें मैं करता हूँ सारी सारी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे रेक्टिफाई किसको करना पड़ेगा, मुझे उसको नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को ही करना। और मैं क्यों बोलूँ किसी बच्चे को भाई तुझे इसके जैसा बनना है, मैं क्यों बोलूँ? जनरली पेरेंट्स बोलते हैं ना, ये बोलूँ कि तुझे मुझे मेरे जैसा, मैं उतनी अचीवमेंट कर लूँ ना कि क्या बोलूँ, तुझे क्या करना है, मेरे जैसा बन। जैसा क्यों बनना है भाई, मेरा बेटा है ना, मेरे जैसा बन, मेरे में क्या कमी है ऐसी? मैं अपने आप को यहाँ पे रेक्टिफाई करूँगा, इंप्रूव करूँगा, चाहे उसके लिए करूँ, जो मर्जी करूँ, वो चीज़ है, ये चीज़ है। आपको भी ऐसे एग्जाम्पल सेट करना है अपने बच्चों के सामने, कल को आप भी तो पेरेंट्स बनोगे ना, शर्माने, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपके बच्चे कहेंगे नहीं हम आपको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आई एम गेटिंग माई पॉइंट? तो आप उनके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दो, भाई वो आपको फॉलो करे अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये खत्म हो गया आपका फंडामेंटल काउंटिंग असम्पशंस, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एग्जाम के लिए, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वो क्या है बेटा, नंबर 1 अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कि पढ़ते क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। सिर्फ उसके अंदर क्या होनी चाहिए, रेलेवेंस चीजें, रेलेवेंट चीजें होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी ऑफ, मतलब बेकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है सारी, क्या होनी सही होनी चाहिए, एक तरीके से बोल सकता हूँ। कंपेरेबिलिटी, फॉर्मेट ऐसा हो कि इजिली क्या हो सके, वो कंपेयर हो सके, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसके अंदर, मटीरियल, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो आते लिखिए वो फेथफुल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बताता हूं मैं, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होके काम करोगे आप, न्यूट्रल समझते हो एकदम, ठीक है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा के, क्या लगा के आप, फुल एंड फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो चाहिए हमारे, वो सारे आप प्रोवाइड करोगे। कंप्लीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए, तो ये चीज हो गई आपकी। तो ये आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जनरली क्या होता है, कभी कभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने को आपको परचेज मैनेजर ने क्या करा, क्या आप अकाउंटेंट हो, आपको परचेज का बिल दे दिया और आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो मतलब आपने पेपर को देख के क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। आई गेटिंग माई पॉइंट? बट प्रॉब्लम क्या थी, क्या रियलिटी में परचेज हुई है, क्या जिस प्राइस पे परचेज होनी चाहिए उस प्राइस पे परचेज हुई है, हो सकता है नहीं भी हो सकता। अब इसके लिए क्या होता है, ऑडिटर होता है, क्या उसके लिए क्या होता है, हम सब ऑडिटर, हम ऑडिट में ही चेक करते हैं। तो आपने बिल्स लगा रखे हैं, बिल्स आपने क्या रखे, लगा रखे हैं, ऑन पेपर सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है, बट जो बिल्स है क्या उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में परचेज हुई थी, क्या जिस प्राइस में परचेज किया क्या वो एक्चुअल प्राइस था, या आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो चीज हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब ऑन, फॉर्म मतलब, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कभी कभी क्या होता है, काम सारा होता है पर ऑन पेपर होता है, क्या होता है, काम सारा होता है पर क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वो चीज़ होती है, तभी वहाँ के लिए एक अलग से ऑडिट होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट, क्या कहते हैं इसको, फेमस
प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है कभी, दैट इज आपने एक्सपेंसेस करे, पर क्या एक्सपेंसेस जो करे एज पर लॉ करे, सब कुछ ठीक था, क्या एक्सपेंसेस की नीड थी, तो आपने खर्च करा पैसा, उसकी क्या नीड थी। जैसे से फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट को फंड मिलते हैं गवर्नमेंट से पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अब उन्होंने पूरे 4 साल में खर्च नहीं करे, 5th ईयर आ गया, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, वो धड़ाधड़ खर्चा स्टार्ट करते हैं, पता अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो नेक्स्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर उसमें ऑडिट के वक्त हम चेक करते हैं एक्चुअल में खर्च करा आपने पैसा, क्या आप ये रेकलेसली फंड कर दिया, आप खर्च, कोई भी पब्लिक फंड्स हैं, पॉसिबिलिटी है, क्या उसकी जरूरत थी या जरूरत, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर, रियलिटी बेस्ड काम होना चाहिए ना कि ऑन, ठीक। ऐसे एग्जांपल वही बात आ गई, बच्चा ऑन पेपर तो बन गया, बीकॉम ग्रेजुएशन हो गया, क्या रियलिटी में उसको नॉलेज है, ठीक है, वो चीज़ हो गई। जैसे बार बीच में क्या आया था, एक बच्चा ऐसे बिहार बोर्ड का आया था, आपने याद हो, एक बच्चे ने टॉप कर लिया ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, उससे पूछ सकते तेरे पास सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट नहीं पता उसको, पापा को बोला मैंने पास करा, तो पापा ने टॉप करवा दिया, पैसे दे रहे टॉप ही कर ले बेटा, ऑल ओवर इंडिया टॉप कर लिया, क्या हुआ यहाँ पे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म निकल गया, ऑन पेपर तो टॉपर है वो, तो नॉलेज पूछी गई कि उसकी रिक्वायर्ड, हाँ समझ आ रही है। तो रियल लाइफ में यही बोलता हूँ कि आप डिग्री तो ले लोगे चीटिंग करके, तो जब इंटरव्यू में जाओगे, जब रियलिटी फेस करोगे, वो आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी रिक्वायर्ड, जॉब कहाँ से मिलेगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो चीज होगी, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। क्या चीज, कहाँ गया, हम्म, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स, देखो वर्ड क्या लिखा, फ्री फ्रॉम एरर नहीं है, फ्रॉम मटेरियल एरर, छोटे मोटे एरर तो होंगे, हम रोक ही नहीं सकते, वही बात आ गई मटीरियलिटी वाली बात, और बड़े बड़े एरर नहीं होने चाहिए, या बड़े बड़े बायसनेस नहीं, छोटी मोटी बायसनेस तो होगी, क्यों नहीं होगी, ह्यूमन बींग है। अगर मैं भी 10 बच्चों का पेपर चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है कि उसको थोड़ी उसकी एक आध गलती में इग्नोर कर दूँ, बायसनेस थोड़ी बहुत तो होगी, पर मटीरियल नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये उन्होंने बोला रिलायबिलिटी, अब ये रिलायबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला आपको, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट represent faithfully the transactions and other events to either purports the represent and could be reasonably expect the to represent, ठीक है। वो कह रहे हैं जो आपके जो दैट इज ट्रांजेक्शन होने चाहिए सारे के सारे, दैट इज वो क्या फेथफुल होने, जो ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो, वहाँ पे किसकी बात करी इन्होंने, दैट इज एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, जो ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, फेथफुल होने, एग्जैक्टली वो ट्रांजेक्शन होने चाहिए, आप एक करके बोलूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, जब तक ट्रांजेक्शन्स जो आप दिखा रहे हो वहाँ पे वो फेथफुल नहीं होंगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। चलिए जी, बस खत्म हो गया ये भी आपका। इसमें जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, एक तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये देखो ये आ गया, ये आ गया क्वेश्चन एक एग्जाम के लिए, और यहाँ से कुछ आया तो एक ये आ सकता है, तो क्वेश्चन, इसमें चैप्टर नंबर जो 3 दे रखा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दे रखी है, ये आप खुद से रीड कर लेना अगर करनी हो तो, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अमोटाइज वैल्यू, एडवांस, एक्यूमुलेट डेप्थ, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। एक्सेप्टेंस, काउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, अक्रूवल, ऐसे करके दे रखी हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी,
अमोर्टाइजेशन किसका होता है? टेंजिबल एसेट्स का। क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स। वो हम डेप्थ चैप्टर में कवर कर लेंगे कि उस कंटीजेंट एसेट्स कंटीजेंट लायबिलिटी आगे चैप्टर है इसका। तो इसके क्वेश्चन सारे आप कर सकते हो, इस थर्ड चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है जी, थर्ड थर्ड चैप्टर को आप इग्नोर कर लीजिए। ठीक है, और बाकी दो चैप्टर थर्ड चैप्टर में करा दिया, बाकी जो चैप्टर बहुत छोटे चैप्टर हैं, सब एक क्लास में आराम से हो जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट दो थोड़े जल्दी से, बाकी मतलब पेज के टॉपिक है, एक क्लास में हम कवर कर लेंगे। सर आ गए आप? ठीक है, क्लास थी। स्टूडेंट्स का क्या समझाना है दोबारा बेटा?